हेलो एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम डिस्कस करने जाएंगे रेडिएशन का अगला पार्ट, क्योंकि हम बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने जो डिस्कस किया था उसमें से एक बढ़िया इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल लेते हैं और फिर चलते हैं अपने काम की बात पर। हमने पढ़ा था एमिसिविटी। बच्चों, एब्जॉर्प्टिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर, ये पावर नहीं होती, ये रेशियो होता है। आपको पता होगा एनर्जीज का, राइट? सिमिलरली ये जो एमिसिविटी होती है ये भी क्या है? रेशियो। किसका रेशियो? अपन ने स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर पढ़ी थी, राइट? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ। और हमने पढ़ी थी एमिसिव पावर, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इमिसिविटी क्या होता है? इमिसिव पावर का रेशियो, राइट? किसका किसका? बॉडी का और ब्लैक बॉडी का एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो यहां पर दिस E रिप्रेजेंट्स इमिसिविटी और ये क्या है? ये दोनों इसकी इमिसिव पावर है। टोटल इमिसिव पावर बोलना चाहिए इसको। टोटल इमिसिव पावर का क्या है? रेशियो बॉडी का टू दैट ऑफ ब्लैक बॉडी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर पर। ठीक है, अच्छा। फिर हमने दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ ने गजब का लॉ दे दिया था। उसने एक जनरल लॉ डिफाइन कर दिया था हर बॉडी के लिए, और हमने बोला था कि इमिसिव पावर टू दैट ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो हर बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है, राइट? सो द E by A is constant for everything, right? तो ये मैं लिखता हूं, इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी divided by absorptive power of black body, right? अब दोस्तों देखना, एक बढ़िया इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलना आ जाएगा और आपको मजा भी आ जाएगा। यहां पे मैं काम करता हूं, मुझे पता है एमिसिव एब्जॉर्प्टिव पावर ब्लैक बॉडी, क्या ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होती है? हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ब्लैक बॉडी के ऊपर जितने भी रेडिएशन गिरते हैं, जो भी वेवलेंथ के रेडिएशन गिरते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तुरंत, फटाक। तो अगर इसकी एब्जॉर्प्टिविटी 1 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? E ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय A ऑफ बॉडी, इमिसिव पावर डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल्स टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाय 1। अब एक काम करता हूं, इसको इधर ले आता हूं। ये हो जाएगा इमिसिव पावर ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी डिवाइड इज इक्वल्स टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, राइट? ये तो एब्जॉर्प्टिव पावर है ना? ये किरचॉफ्स लॉ ने अपने बता रखा है। अच्छा, अभी यार आपकी बुद्धि चकरा जाएगी कि ये क्या हो गया, कैसे? ये है बॉडी डिवाइडेड बाय ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर का रेशियो। ये है बॉडी डिवाइडेड बाय ब्लैक बॉडी का रेशियो, इमिसिव पावर्स का एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर। इसका मतलब आपको लग रहा होगा कि यार सारे मिलकर अपने को पागल बना रहे। भाई पागल नहीं बना रहे, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट सिखा दिया इन्होंने। इन्होंने बोला कि इसका जो रेशियो होता है वो एब्जॉर्प्टिव पावर के बराबर होता है, और जो इमिसिविटी हमने डिफाइन की है वो कैसे डिफाइन की है? इमिसिविटी मतलब कब डिफाइन करते हैं? बॉडी खुद रेडिएट करती है, राइट? और एब्जॉर्प्टिव पावर कब डिफाइन करती है? बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि ये रेशियो इमिसिविटी के बराबर है, और इन्होंने बताया कि ये रेशियो एब्जॉर्प्टिविटी के बराबर है। इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार A इज इक्वल्स टू E ओनली। एब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिव पावर, या इमिसिविटी बोले अच्छे से, इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर को एब्जॉर्प्टिविटी भी बोलते हैं। तो इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी बराबर है। अगर इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी बराबर है, इसका मतलब एक शानदार कंक्लूजन डिराइव कर लिया हमने कि एक अच्छा कंडक्टर, एक अच्छा एब्जॉर्बर, एक अच्छा रेडिएटर भी होता है, एक इमिटर भी होता है। जो अ गुड इमिटर is always a good absorber, or I can say a good absorber is always a good emitter. बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, मजा आ जाएगा बच्चों आपको। फील लो, इसकी शानदार चीज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लेना। एक अच्छा ऑब्जर्वर अच्छा इमिटर होता है, एक अच्छा इमिटर अच्छा ऑब्जर्वर होता है। आपको पता है जो ब्लैक बॉडी होती है वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, इवन लाइट कांट एस्केप फ्रॉम इट। लाइट को भी सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है। सिमिलरली जब उसकी रेडिएट करने की बारी आती है, जब वो चाहती है कि अपनी में से बॉडी को एनर्जी निकाल ले, देखो रिफ्लेक्टिविटी अलग चीज है, ठीक है? मतलब कोई एनर्जी आ रही है टकरा के निकल रही, नहीं, ऐसा नहीं होता। जितनी भी आ रही सब एब्जॉर्ब कर ली।
अब मेरी मर्जी में रेडिएट कर रहा हूं, रेडिएट जब वो करेगा तो सारे वेवलेंथ निकलेंगे उसमें से बच्चों, सारे वेवलेंथ निकलेंगे, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्टिविटी भी 100% होती है और एमिसिविटी भी 100% होती है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, बहुत खूबसूरत। अब इतना आपको अगर समझ में आए तो चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट लॉ पे, दैट इज कॉल्ड स्टीफन्स लॉ। अभी स्टीफन भाई साहब ने क्या बोला, इनने बोला कि जो rate of heat emitted by a black body at a particular temperature is given by, इनने क्या स्टडी की, इन्होंने बोला कि यार जो एनर्जी रेडिएट हो रही है बॉडी में से, ठीक है, आपने को पता है किसी बॉडी के ऊपर अगर टेम्परेचर होता है 0 केल्विन से ऊपर तो वो क्या करती है, एनर्जी रेडिएट करती है। अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रही है, इसका मतलब उसमें से रेडिएशंस निकल रहे हैं, उसमें से हर वेवलेंथ निकल रही है। मान लीजिए मैंने बॉडी का टेम्परेचर मान लिया, ठीक, अभी क्या होगा कि इस बॉडी में कुछ एरिया भी होगा, राइट, एरिया ऑफ सरफेस। तो इनने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने बोला कि भाई जो रेट ऑफ हीट इमिटेड होता है, या तो यू लिख दो यू, और या फिर डी बाई डी डी टी लिख दो, डी क्यू बाई डी टी, राइट, रेट ऑफ हीट इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 4। बॉडी के 4th पावर, टेम्परेचर के 4th पावर पर डिपेंड करता है इसमें से एनर्जी निकलने वाली पर यूनिट टाइम, ठीक है। फिर इन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए, इन एक्सपेरिमेंट किए तो इनको पता पड़ा कि यार जो डी बाई डी टी है वो प्रोपोर्शनल है एरिया की। लेकिन यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है बच्चों, ये कौन सा एरिया है, ये है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज्ड एरिया। एक्सपोज्ड मतलब जो मेरे सराउंडिंग से कांटेक्ट में है, एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है बच्चों, ये कौन सा एरिया है मेरा, एक्सपोज्ड एरिया। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलेगा, अच्छे बुक्स पढ़ोगे जरूर मिल जाएगा यहाँ पे कि ये एरिया सिर्फ एक्सपोज्ड एरिया है। मैं न्यूमेरिकल भी दूंगा आपको, अंदर से कैविटी बना दूंगा, बताओ पूछूंगा, बताओ हीट फ्लो का रेट, मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कैसे वेरी करेगी, ठीक है। चलिए, तो ब्लैक बॉडी के लिए ये आता है dE by dt इज इक्वल्स टू इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख दो, a इंटू टी टू द पावर 4। जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन टाइम में हमको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा बच्चों, यहां कांस्टेंट आता है सिग्मा। क्या था बच्चों, सिग्मा। सिग्मा सिग्मा इज कॉल्ड एज स्टीफन्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है, याद करने का तरीका आसान, 5 6 7 8, सिंपल, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो फिजिक्स के फंडे का ठाट, 5 6 7 8, सिंपल है। चलिए, तो ये सिग्मा क्या बोलते हैं इसको, स्टीफन्स कांस्टेंट, क्योंकि स्टीफन ने डिराइव किया था ये फॉर्मूला, तो उसका कांस्टेंट भी उसी के सम्मान में, उसी के नाम पे लिख दिया। तो ये जो एनर्जी रेडिएट कर रही है बॉडी, इसके पास टेम्परेचर है तो रेडिएशन होंगे तो बॉडी की टेम्परेचर के बेसिस पे रेडिएशन कैसे हो रहे हैं, कितनी स्पीड से हीट लॉस हो रहा है, वो आपको यहां से पता पड़ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ए टी टू द पावर 4। ये हमने किसके लिए डिराइव किया बच्चों, ये हमने डिराइव किया एक ब्लैक बॉडी के लिए। किस लिए, एक ब्लैक बॉडी के लिए, राइट। अगर मेरी बॉडी ब्लैक बॉडी ना हुई, एक जनरल बॉडी हुई, राइट, तो जनरल बॉडी के लिए यही फॉर्मूला हल्का सा चेंज कर दीजिए, आप इसको लिख सकते हैं U bar equals to dE by dt, rate of heat loss is equals to sigma EA T to the power 4, where E is nothing, it is the emissivity of the body, right? जैसे ही आप emissivity E का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला आप किसी भी बॉडी के लिए लिख सकते हैं, ये ब्लैक बॉडी के लिए नहीं है, हर बॉडी के लिए चल जाएगा। क्लियर? चलिए बच्चों, तो हमने अभी देखा कि जो स्टीफन्स लॉ है, इसने बोला कि जो हीट का रेट है, हीट इमिशन का जो रेट है, वो सिग्मा ए टी टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। हीट इमिशन का रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, सिग्मा ए टी टू द पावर 4, ठीक है। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया था तो मेरा आया था ई क्या है, इमिसिविटी ऑफ द बॉडी, इमिसिविटी ऑफ द बॉडी, ठीक, बात बहुत बढ़िया। अच्छा
क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि ये हीट लॉस के बराबर है? करेक्ट। कैसे? देखो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, कैसा मान के चल रहा हूं कि जो टेम्परेचर है बॉडी का वो बड़ा है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग के, तभी तो हीट लॉस होगा बॉडी में से। बॉडी में से हीट बाहर निकल कब जाएगी? जब इसका टेम्परेचर, खुद का टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना? तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट इमिट हो रही है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, हीट अगर इमिट हो गई तो बेसिकली क्या, ये जो हीट इमिटेड है इसकी जगह मैं लिख दूं हीट लॉस्ट। रेट ऑफ हीट लॉस्ट, बोलो 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 बोलो, रेट ऑफ हीट लॉस इज इक्वल्स टू E सिग्मा A T टू द पावर 4। ठीक बात। अब ये लॉ देख लिया, खुश होगा साइंटिस्ट, बोले बहुत बड़ी अच्छी बात है, चलो मेरे को फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिकली रख के देखी वैल्यूज, तो कुछ गड़बड़ाई तो बोले यार कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं कॉन्सेप्ट में मिस्टेक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए बोल्ट्जमैन। कौन साइंटिस्ट है? बोल्ट्जमैन ने बोला यार जो तुम सोच रहे हो स्टीफन भाई, एकदम कर रहा सोच रहे हो, बहुत शानदार सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि जितनी भी बॉडीज होती है सबका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। अगर सब टेम्परेचर होता है तो वो इमिट भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं, है ना? अगर मान लीजिए कोई बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में बताया था आपको, अगर कोई बॉडी यहां रखी हुई है तो जितनी एनर्जी इमिट कर रही है उतनी एब्जॉर्ब भी कर रही है, तभी तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैंने मान लिया यहां पर कि ये जो बॉडी ये इमिट कर रही है लेकिन कुछ एब्जॉर्ब भी तो कर रही होगी। अच्छा, इसका मतलब जो नेट हीट का लॉस है, जो नेट हीट इमिटेड है, ऐसा बोलना चाहिए, जो नेट हीट इमिटेड है वो इसके बराबर नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ी कम होना चाहिए, क्योंकि ये तो लॉस हो गई, कुछ गेन भी तो होगी। करेक्ट। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर मैं इस बॉडी का टेम्परेचर T मानूं और सराउंडिंग का टेम्परेचर TS मानूं, तो मैंने माना कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बड़ा है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग से, तो हीट का जो रेडिएशन होगा बाहर की तरफ, जो हीट बाहर जाएगी, लॉस होगी, वो ज्यादा होगी, लेकिन कुछ हीट सराउंडिंग से अंदर भी तो आएगी। हालांकि उसकी क्वांटिटी कम होगी क्योंकि टेम्परेचर कम है बाहर का, लेकिन कुछ तो आएगा। अरे नी मामा से काना मामा अच्छा। तो उनने बोला कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर होगी इसकी, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि जो रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड होगी, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, वो होगी इसके प्रोपोर्शनल सिग्मा A TS टू द पावर 4। ठीक है, ये क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है। कौन कर रही है एब्जॉर्ब? बॉडी कर रही है। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह अपन क्या लेके आएंगे? यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था तो अपन लेके आए थे E, ये ऐसा लेना चाहिए इसको, E सिग्मा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं क्या आता है बच्चों? सिग्मा आता है ना, इसको सिग्मा लिख दो, सिग्मा E। ठीक, चलिए। तो अब जैसे ही मैं यहां पर एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो A आएगा, इमिसिव की बात नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। अच्छा, तो ये प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया मैंने, तो यहां हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू सिग्मा A T टू द पावर 4। A क्या है? एब्जॉर्प्टिविटी, और वो क्या है? कैपिटल है एक्सपोज्ड एरिया, बाहर वाला एरिया, है ना? चलो, अब ये तो हीट अंदर आनी, बाहर भी तो जाएगी। बाहर कितनी जाएगी? बाहर तो स्टीफन ने ऑलरेडी बता रखा है। तो जो नेट इमिशन हुआ, नेट रेट ऑफ हीट एमिशन, नेट रेट ऑफ हीट एमिशन किसके बराबर है? ये बराबर है किसके? इमिटेड माइनस एब्जॉर्ब्ड। शाबाश। रेट ऑफ हीट लॉस माइनस रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, बाहर गई माइनस अंदर आई, इतनी नेट बाहर चली। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, E सिग्मा A T टू द पावर 4 माइनस A सिग्मा A TS टू द पावर 4। ये टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है और सराउंडिंग है। अभी मैंने देखा अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर, A इज ऑलवेज इक्वल्स टू E। अगर A और E बराबर है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, सिग्मा E A T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4।
ये ts टू द पावर 4। ये एक्चुअल फॉर्मूला है रेट ऑफ हीट एमिशन का। बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मजेदार फॉर्मूला, तगड़ा फॉर्मूला, रेडिएशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टीफन्स लॉ और स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर? चलिए अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के पहले हम एक देखते हैं एल्टीट्यूड। हमारे पास सन जिसका टेम्परेचर 6000 केल्विन, रेडियस r गिवन है, और यहां पर स्टार गिवन है जिसका रेडियस r/3 है। r/3 मतलब सन की कंपैरिजन में उसका रेडियस 1/3 है और उसका टेम्परेचर है 2000 केल्विन। दे आर आस्किंग फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट लॉस। दोस्तों रेट ऑफ हीट लॉस का फॉर्मूला हमें पता है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यार यहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ भी दे नहीं रखा है ना। इसका मतलब आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ नहीं लगाना है, हमें लगाना है स्टीफन्स लॉ that the rate of heat loss dE by dt या dQ by dt is equals to sigma EA T to the power 4। ठीक है, दूसरी बॉडी के लिए भी लिखता हूं मैं dQ by dt, it will be sigma EA dQ by dt sigma EA T to the power 4। बस ये T1, ये T सन है और ये T स्टार है, राइट? ये एरिया सन है और ये एरिया स्टार है। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक चीज समझ में आ रही होगी, यार मैं दोनों को ब्लैक बॉडी मान सकता हूं। क्यों? क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है एमिसिविटी के बारे में, इसलिए मैं ऑलमोस्ट को ब्लैक बॉडी मान के ये कैंसिल कर सकता हूं कि ये दोनों 1 होंगे, तो कैंसिल होगा ऊपर से। अब सिर्फ आपको एरिया और टेम्परेचर पावर 4 का रेशियो करना है। ध्यान से देखो, एरिया कौन सा लेते हैं बच्चों? सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज्ड एरिया लेते हैं। एक्सपोज्ड एरिया मतलब ये स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया हो जाएगा 4πr², है ना? तो मतलब 4π तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा r² t to the power 4 divided by r² t to the power 4। ऊपर वाला सन के लिए है, नीचे वाला स्टार के लिए है, राइट? चलिए ऊपर वाले का r तो r ही रहेगा। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर देखो ये 6000 में, ये 2000। एक काम करो, इसको लिखो t, इसको लिखो t/3, उससे ये कैलकुलेशन आसान हो जाता है बच्चों। तो ये जाएगा t to the power 4 divided by r, रेडियस कितना? r/3, so r/3 the whole square into t/3 to the power 4, right? so यहां से आपका आंसर आ जाएगा 3 to the power 6, right? 2 और 4 6, है ना? ऊपर जाएगा 3 to the power 6। दिस इज द आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर। यहां पर हमें डिस्कस करना है कूलिंग थ्रू रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मजेदार कॉन्सेप्ट है, आसान है, बिल्कुल टफ नहीं, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए अब क्या मानता हूं मैं, एक बॉडी मान लेता हूं जिस बॉडी का मास m है, स्पेसिफिक हीट s है, एरिया ऑफ एक्सपोज्ड एरिया a है, टेम्परेचर T है। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेता हूं मैं T0। ठीक, अब बेसिकली आपको पता है कि यार इसमें से हीट लॉस भी होगी और गेन भी होगी। अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा मानता हूं बॉडी का सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो जो नेट लॉस इन हीट आएगा, राइट? नेट लॉस इन हीट को कूलिंग बाय रेडिएशन या इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? हम क्या निकाल रहे हैं अभी? रेट ऑफ कूलिंग निकाल रहे हैं। ठीक बात, बहुत बढ़िया। अब देखो हमें पता है जो dE by dt होता है, dQ by dt होता है एनर्जी का रेट, राइट? नेट की बात कर रहा हूं, राइट? तो ये हो जाएगा सिग्मा E A T to the power 4 माइनस T0 to the power 4, ये TS to the power 4 सराउंडिंग का टेम्परेचर, राइट? यहाँ पर मैंने T0 ले रखा है तो T0 ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? चलिए अब क्या हो, हमें पता है कि यार अगर कोई बॉडी हीट रिलीज कर रही है, एब्सॉर्ब कर रही है, ठीक है, तो हम हमारा ज्ञान लगाते हैं स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट, राइट? ms डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या होता है? ms डेल्टा टी, तो मैं यहां लिखता हूं ms डेल्टा टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू सिग्मा E A T to the power 4 माइनस T0 to the power 4, राइट?
अभी dt से dt गलती से भी कैंसिल मत कर देना, ये t टाइम है और कैपिटल T टेम्परेचर है, ठीक। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यार बॉडी ठंडी हो रही है, क्यों? क्योंकि मैंने माना है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, तो एक नेगेटिव साइन और लगा देता हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे dt लिया है। अभी माइनस dt बाई dt इज इक्वल्स टू सिग्मा E A डिवाइडेड बाय ms t to the power 4 minus t naught to the power 4। ये dt by dt को ही मैं बोलता हूं बच्चों रेट ऑफ कूलिंग। जो हमने टॉपिक है हमारा वो है रेट ऑफ कूलिंग, और रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला आ गया हमारे पास सिग्मा EA डिवाइडेड बाय ms t to the power 4 minus t naught to the power 4। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, उससे आपको न्यूमेरिकल्स करने में बड़ी आसानी होगी। एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग दो अलग अलग चीज हैं, दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। अब ये मत सोचना कि यार जिस रेट से हीट लॉस होगी उसी रेट से कूल होगा, नहीं 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 नहीं, डिफरेंट बॉडीज के लिए ये डिफरेंट आंसर दे देगी आपको, और हो सकता है आपके लग जाए खेल, आपसे हो जाए कुछ गलती, इसीलिए मैं फिर दोहरा के बोल रहा हूं। उसको माइनस dt बाई dt को बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग व्हिच डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, एरिया ऑफ द बॉडी एंड E एमिसिविटी ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, दैट इज फॉर श्योर, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो फॉर्मूला लगाते हैं हम, ये रेट ऑफ हीट लॉस लगाते हैं। रेट ऑफ हीट लॉस सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है एरिया पे, टेम्परेचर टू द पावर 4 पे और एमिसिविटी पे, ठीक है। लेकिन जो रेट ऑफ कूलिंग है वो मास पे भी डिपेंड करती है और स्पेसिफिक हीट पे भी डिपेंड करती है, और बाकी इन सब पैरामीटर्स पे डिपेंड तो करती है। एकदम क्लैरिटी के लिए हम लेते हैं एक न्यूमेरिकल। चलिए बच्चों, दो एलटीक्यू से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, राइट। गिवन है हमें कि इसका मटेरियल, इसका रेडियस और इसका टेम्परेचर क्या है सेम, राइट। ये सॉलिड है मतलब अंदर से भरा होगा, और ये हॉलो है तो पूरा खाली होगा, ठीक। चलो अब आपको क्या कंपेयर करना है? पहली बात आपको कंपेयर करना है, कंपेयर द रेट ऑफ हीट लॉस, देन यू हैव टू कंपेयर द रेट ऑफ कूलिंग, ठीक। अब रेट ऑफ हीट लॉस आपको पता है, रेट ऑफ हीट लॉस होता है dE by dt या dQ by dt is equals to sigma EA t to the power 4, ठीक। अगर सराउंडिंग एंड टेम्परेचर भी मान लो मैं कुछ Ts, तो t to the power 4 minus Ts to the power 4, ठीक। अब टेम्परेचर सेम है, रेडियस सेम है, मतलब एरिया सेम है, क्योंकि एरिया क्या कहते हैं बच्चों? देखो ये हॉलो है माना, लेकिन एक्सपोज्ड एरिया तो बराबर ही होगा। एक्सपोज्ड एरिया जो बाहर का एरिया, दोनों को बराबर, तो एरिया सेम, टेम्परेचर का पावर 4 वाला सेम। इसका मतलब यार जो रेट ऑफ हीट लॉस होगा वो दोनों के लिए क्या होगा बच्चों? सेम। द करेक्ट आंसर विल बी सेम फॉर बोथ द बॉडीज, ठीक। चलिए अब निकालना है हमको रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है? रेट ऑफ कूलिंग हमको कंपेयर करना है, तो रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला होता है माइनस dt by dt, this is called as the rate of cooling, is equals to sigma EA t to the power 4 minus Ts to the power 4 divided by m into s, ठीक। अब आपको पता है ऊपर वाली चीज तो सेम ही है दोनों के लिए, नीचे में स्पेसिफिक हीट मटेरियल सेम है, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट भी क्या है? सेम। इसका मतलब रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा उसकी रेट ऑफ कूलिंग कम। तो बच्चों आपको समझ में आ जाएगा, मास सॉलिड का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द हॉलो के। अगर सॉलिड का मास ज्यादा है तो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉलो विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉलिड। मैं रेट ऑफ कूलिंग की बात कर रहा हूं बच्चों। रेट ऑफ कूलिंग किसकी ज्यादा होगी? हॉलो की जल्दी होगी इन कंपैरिजन टू सॉलिड, ठीक है। क्योंकि मटेरियल सेम मतलब डेंसिटी सेम है और रेडियस भी सेम है, तो यू नो दैट डेंसिटी सेम होने के बाद, रेडियस सेम होने के बाद, इसके अंदर जो मास भरा हुआ है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द हॉलो वन, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। LTQ2
हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है सॉलिड स्फीयर, एक है क्यूब, एक है थिन सर्कुलर डिस्क। लेकिन यहां पर उन्होंने हमें गिवन है मास, डेंसिटी और मटेरियल, ये क्या है बच्चों? सेम, राइट? मास भी सेम, डेंसिटी भी सेम और मटेरियल भी सेम है, ठीक बात। वो पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ कूलिंग सबसे तेजी से किसकी होगी? तो जो रेट ऑफ कूलिंग है माइनस डी क्यू बाई डी टी या माइनस डी टी बाई डी टी, रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल्स टू सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एम एस। अब देखो मटेरियल सबका सेम है, मतलब स्पेसिफिक हीट सेम होगी, तो ये सेम, मास तो गिवन ही है, डेंसिटी गिवन है, ठीक है। अभी मटेरियल सेम मतलब ई सेम है, सिग्मा सेम है, ए टेम्परेचर भी सबका क्या है? सेम। मान लो टेम्परेचर भी क्या है? सबका सेम, ठीक है, टेम्परेचर भी हम सेम मान लेते हैं। अब बचा कौन सा फैक्टर? एक ही फैक्टर बचा बच्चों, ये है हमारा एरिया, जिसका एक्सपोज्ड एरिया ज्यादा। कौन सा बच्चों? एक्सपोज्ड, है, जिसका एक्सपोज्ड एरिया ज्यादा उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा। अब सेम मास के लिए अगर मैं सॉलिड, क्यूब और थिन डिस्क बनाऊं तो बच्चों थिन डिस्क में एक्सपोज्ड एरिया ज्यादा मिलेगा, ये बड़ी डिस्क मिलेगी सेम मास के लिए। तो अगर एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा होगा? डिस्क का। डिस्क विल बी हैविंग हाईएस्ट रेट ऑफ कूलिंग, बहुत तेजी से कूल जाएगी इन कंपैरिजन टू द सॉलिड एंड द क्यूब गिवन टू अस। क्लियर है बच्चों? दोस्तों अब हम बात करेंगे एक महान इंसान की, न्यूटन की। बच्चों न्यूटन से बढ़िया साइंटिस्ट आज तक पैदा नहीं हुआ, इतना शानदार साइंटिस्ट। इसमें हर जगह, मैथमेटिक्स में देख लो आप, फिजिक्स के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं इन महान व्यक्ति का नाम जरूर आ जाएगा। बच्चों ये असाधारण पुरुष थे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सोचते थे, हट के सोचते थे, और इनका एक छोटा सा नमूना मैं आपके सामने दिखाऊंगा आज। बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, काफी क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, और आपको समझने में भी बड़ी आसानी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट्स को कैसे लिंक करते हैं ये आप ये देखो, खूबसूरती इनकी। न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ को देखा कि यार ये जो बोल रहे हैं रेडिएशन के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, काफी अच्छा इन्होंने रिसर्च किया है और काफी इफेक्टिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट। अब मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसका कुछ टेम्परेचर है T, ठीक है, और सराउंडिंग टेम्परेचर है Ts, ठीक है। अब जो बॉडी में से हीट लॉस होता है, मैंने पहले बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में कि अगर दो सिस्टम मानूं मैं और दो सिस्टम के बीच में एक रॉड कनेक्ट कर दूं और यहाँ पर TH है, ये T हॉट सोर्स है और ये कोल्ड सोर्स है, और यहाँ पे एयर है, तो बच्चों कितने तरीके से हीट ट्रांसफर होगा? आपका आंसर था 3। क्यों आंसर था 3 आपका? आपको पता है कि कंडक्शन के थ्रू भी हीट ट्रांसफर होगा, एयर के पार्टिकल से उसके कारण कन्वेक्शन होगा, और रेडिएशन तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो ऑल 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर अवेलेबल ओवर हियर। इसका मतलब जब बॉडी में हीट ट्रांसफर होता है, हीट का लॉस होता है हॉट बॉडी में, हीट का गेन होता है कोल्ड बॉडी में, वो क्या तीनों मोड पे हो सकता है? बिल्कुल। तो जब हम हीट लॉस की बात करते हैं या रेट ऑफ कूलिंग की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्यों हम रेडिएशन ही कंसिडर करें? कंडक्शन और कन्वेक्शन को क्यों भूल जाते हैं? न्यूटन ने बताया हमें एक आसान तरीका, बढ़िया रास्ता। उसने बोला कि यार आपको एक चीज पता है कि जो dq बाई dt होता है, dq बाई dt होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है इन कंडक्शन। dq बाई dt इन कंडक्शन होता है, वो क्या होता है बच्चों? वो होता है ka dt बाई dx। यार इसका ऐसा लिख दो ना, c इंटू dt, राइट। d की कंडक्टिविटी जो उसकी होती है, a एरिया, l लेंथ मतलब dx लेंथ, और यहां पे dt टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। जो dq बाई dt होता है कंडक्शन में, वो c डेल्टा t होता है। जो कन्वेक्शन में होता है, इसको c1 बोल दो। c1 क्या है? कांस्टेंट है ना। अभी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो कन्वेक्शन में होता है, वो जो कन्वेक्शन में जो होता है ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये भी प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के टेम्परेचर डिफरेंस के ही, ठीक।
ये भी टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कांस्टेंट कुछ अलग होता है इसलिए मैंने C2 मान लिया, ठीक। अभी जो dQ/dt होता है किसमें, रेडिएशन में, वो सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर टू द पावर 4 के डिफरेंस पे होता है। ये हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से देख लिया है। इसका मतलब ये डेल्टा टी, लेकिन ये डेल्टा टी नहीं है, टी टू द पावर 4 है, ठीक है। अब अभी सिमिलैरिटी होती सब में, तो मैं रेट ऑफ कूलिंग दिखा देता है क्या, रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है। लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है कि दो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर तो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहे हैं, और जो थर्ड वाला है वो फोर्थ पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो एक काम किया जाए, कुछ सिमिलैरिटी बिठाई जाए, ऐसा न्यूटन ने सोचा। उसने सोचा कि यार एक काम करता हूं, अगर मैं टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत छोटा मानूं, मतलब टेम्परेचर का बॉडी मान लूं मैं Ts प्लस डेल्टा टी। उसने बोला डेल्टा टी क्या है ना, बहुत छोटा टेम्परेचर है, सराउंडिंग और बॉडी के कंपेयर करो अगर मैं, तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब बॉडी हीट बाहर फेंकेगी, लेकिन जो डिफरेंस है बहुत छोटा लिया है, डेल्टा टी लिया है, ठीक। तो क्या मैं रेट ऑफ कूलिंग क्या होती है बच्चों, रेट ऑफ हीट लॉस में लिखूं, अगर मैं इधर लिख दूं रेट ऑफ हीट लॉस dQ/dt की बात करूं, तो रेट ऑफ हीट लॉस की बात करूंगा तो ये आ जाएगा सिग्मा E A T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4, करेक्ट। ये हम पढ़ते आ चुके हैं अब तक, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एक काम करता हूं, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ये T नॉट है, ये भी T नॉट है, एक ही बात है ना, Ts T नॉट एक ही बात होती है ना। तो सिग्मा E A T की जगह रख रहा हूं मैं T नॉट प्लस डेल्टा T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4 का ब्रैकेट, ठीक। अब मैं क्या करूं, अब मैं T नॉट को बाहर निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा सिग्मा E A T नॉट टू द पावर 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा T बाई T नॉट टू द पावर 4 माइनस T नॉट माइनस 1, ये T नॉट टू द पावर 4 मैंने बाहर निकाल दिया है ना। चलिए, ये आपको पता है कि कॉमन कैसे निकालते हैं, जब भी हम कॉमन निकालते हैं अगर यहाँ पे T नॉट नहीं है तो उसे डिवाइड करना पड़ता है ना, कॉमन सेंस सिंपल रूल, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब ध्यान से, अभी मुझे पता है कि जो डेल्टा टी है ये मैंने क्या 10 to 0 माना है, बहुत छोटा माना है, बहुत छोटा माना है, बहुत छोटा माना है, बहुत छोटा माना है, बिल्कुल छोटा माना है। अगर 1 प्लस x टू द पावर n बाइनोमियल किया है, अगर ये वाला कॉम्पोनेंट 1 प्लस x ये बहुत छोटा हो इन कंपैरिजन टू द 1, तो क्या मैं इसको 1 प्लस lx लिख सकता हूं, बाइनोमियल 1 प्लस x टू द पावर n इज अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस nx। कब लिखते हैं, जब x बहुत बहुत छोटा हो 1 के कंपैरिजन में। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं सिग्मा E A T टू द पावर 4 1 प्लस 4 डेल्टा T बाई T नॉट माइनस 1 ने 1 को मार दिया, क्या बचा मेरे पास बचा सिग्मा E A T टू द पावर 4, डिनोमिनेटर में T नॉट है तो लिखो T नॉट टू द पावर 3 into 4 डेल्टा T। ये क्या आ गया रेट ऑफ हीट लॉस dQ/dt। अब आपको इस चीज समझ में आ रही होगी कि साला जो टेम्परेचर है किसका, T नॉट तो क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है। अगर ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट किसी बॉडी के लिए, मतलब द रेट ऑफ हीट लॉस in radiation is equals to some constant C4 into delta T। ये तो वही रिलेशन हो गया, लेकिन ये कब वैलिड है, फॉर स्मॉल डिफरेंस व्हेन द डेल्टा T टेंड्स टू 0, सिर्फ स्मॉल डिफरेंस के लिए है। अब उन्होंने एक सिमिलैरिटी बिठा दी कि भाई मजा आ गया, आनंद आ गया कि जो हीट लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, भले वो कंडक्शन हो, भले वो कन्वेक्शन हो, भले वो रेडिएशन, फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। इन तीनों में सिमिलरिटी बिठा के उन्होंने एक बढ़िया फॉर्मूला डिड्यूस कर दिया। उन्होंने बोला कि क्यों डी की क्यों मैं ms डेल्टा टी रख दूं, रेट ऑफ कूलिंग वाला, तो ये हो जाएगा ms डेल्टा टी बाय dt इज इक्वल्स टू सिग्मा E A T नॉट 3 डेल्टा T।
राइट, या मैं इसको लिखता हूं टी माइनस टी नॉट। डेल्टा टी क्या है? टी माइनस टी नॉट। ठीक है, अब मुझे पता है माइनस साइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि बॉडी कूल हो रही है, मैं मान के चल रहा हूं कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द सराउंडिंग। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस डी टी बाई डी टी सिग्मा ई ए टी 3 एम एस टी माइनस टी नॉट। अब इस पूरी क्वांटिटी को मैं कांस्टेंट लिख देता हूं, बोल देता हूं बी टी माइनस टी नॉट माइनस डी टी बाई डी टी। ये डी टी बाई डी टी, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? डी टी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। इसका मतलब Newton's law of cooling or the rate of cooling is proportional to the temperature difference of the body and the surrounding। ये हमको खूबसूरत रिलेशन प्रूव करके दे दिया न्यूटन ने, और उसने बोला जाओ एंजॉय। तो बच्चों अभी हमने डिस्कस करा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का एक स्पेशल फॉर्म। उस स्पेशल फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए ये स्पेशल फॉर्म पढ़ते हैं। हमने न्यूटन कूलिंग लॉ में देखा कि जो माइनस डी टी बाई डी टी होता है, रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस टी नॉट। ये हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में देखा, राइट? अच्छा, अब ध्यान से बेसिकली अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये टेम्परेचर, ये टाइम है, राइट? अभी इंटीग्रेट करने के लिए एक साइड होना चाहिए, तो इसको मैं काम करता हूं। पहले लिखता हूं डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी नॉट टी माइनस टी नॉट, है ना? ये जाएगा माइनस डी टी बाय टी माइनस टी नॉट इक्वल्स टू सी नॉट इंटू डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है? इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे बच्चों? इनिशियल टेम्परेचर से लेके फाइनल टेम्परेचर तक, और ये 0 से लेके टी टाइम तक। ये टाइम है, ये टेम्परेचर है ना? चलिए, तो ये जाएगा डी टी बाई टी माइनस टी नॉट। अब आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या था? log x, तो ये जाएगा log ऑफ टी माइनस टी नॉट, राइट? लेकिन हमसे हो गई गलती, राइट? जब भी गलती हो जाती है तो हम बोलते हैं सॉरी। सॉरी बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? हम डिवाइड करते हैं इसके डिफरेंशिएशन से, राइट? तो इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 है, डी टी बाई डी टी आ जाएगा 1। तो इसको छोड़ दो एज इट इज, ठीक? नेगेटिव साइन यहां चल ही रहा है, ये हो जाएगा टी आई, ये हो जाएगा टी एफ। यहां पे सी नॉट इंटीग्रेशन डी टी विल बी टी, राइट? तो आपका अब वैल्यूज पुट करना है यहां पे, तो ये हो जाएगा पहला अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो पहले पुट करेंगे अपन माइनस सी नॉट इंटू टी बाहर चल रहा है, इधर रखेंगे लॉग टी, टी की जगह फाइनल टेम्परेचर माइनस टी नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में क्या होगा? अब नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे। ये बेसिकली अपने टी इंटीग्रेट किया, राइट? तो जो इंटीग्रेट करते हैं लिमिट्स में भी उसी की जगह पे लिमिट डालते हैं, तो ये जाएगा टी आई माइनस टी ओ, ठीक है? अब चाहो तो इस माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर, है ना? जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये जाएगा सी नॉट इंटू टी इक्वल्स टू लॉग ऑफ टी वन माइनस टी नॉट, या टी इनिशियल माइनस टी नॉट माइनस ऑफ लॉग ऑफ टी फाइनल माइनस टी नॉट, राइट? आपको पता है जो इनिशियल टेम्परेचर बच्चों वो ज्यादा है क्योंकि कूल हो रहा है बॉडी, तो फाइनल टेम्परेचर घट जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। अच्छा। अब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं log m माइनस log n। log m माइनस log n क्या होता है? log m by n। तो जाएगा t इनिशियल माइनस t नॉट डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t नॉट, राइट? इक्वल्स टू c नॉट इनटू t। ये फॉर्मूला आप लगाओगे अगर न्यूमेरिकल्स में तो आपको होगी आसानी, आंसर आ जाएगा फटाफट और एकदम एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट। लेकिन अब हमको पढ़ना है स्पेशल फॉर्म, क्योंकि हमको आंसर चाहिए लेकिन कम समय में, ठीक है? तो लॉग वॉग निकालेंगे, लॉग वैल्यू निकालेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो हम
आसान फॉर्म पढ़ेंगे कैसे, हम ये देखते हैं dt बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू t माइनस टी नॉट। मैं ऐसे लिखता हूं इसको कि माइनस क्यों लगाया था मैंने, मेरे को बता रहा है टेम्परेचर घट रहा है ना, तो मतलब इनिशियल बड़ा होगा, तो इसलिए तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज प्रोपोर्शनल टू t माइनस टी नॉट, t माइनस टी नॉट। ठीक है, तो ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर, ये टाइम लग रहा है कूल होने में, ये टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है। अभी ये क्या है, बेसिकली ये टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है। क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। लेकिन आप बोलोगे कि सर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, समय आगे बढ़ता जाएगा, टाइम आगे बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू कंटिन्यूअसली कम होगी। कहां से कहां तक कम होगी, इनिशियल से फाइन होता है। मतलब मैंने बोला कि एक बॉडी है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब वो आ गई 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 मिनट में, तो 2 मिनट में अगर आई है तो टी इनिशियल टी फाइनल टाइम पर डाल दो क्या, सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री मान लो, ये टी क्या है, तो ये टी आपको न्यूमेरिकल पर्पस से रखना है एवरेज टेम्परेचर T1 प्लस टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाई 2 एवरेज टेम्परेचर। बस ये याद रख लो। अगर ये याद रख लिया बच्चों तो आपका खेल आसान हो गया। मैं इसको फॉर्मुलेट कर देता हूं ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज इक्वल्स इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर बाय 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ये फॉर्मूला आप लगाओगे तब भी आंसर सही आएगा, सेम आएगा और आपको मजा आएगा। ठीक है, तो यहां पर लॉग है और यहां पर लॉग नहीं है, दोनों फॉर्मूले से आंसर सही आएगा, 100% सही आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसको ब्रैकेट लगा लो तो कंफ्यूजन हट जाएगा ना, इसमें कोई शक की बात नहीं बच्चों। चलिए, तो हम करेंगे न्यूमेरिकल इन दोनों के ऊपर, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमने डिफाइन किया है कम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। याद है बच्चों, हमने एक असम्पशन लिया था कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए सराउंडिंग और बॉडी में वो होना चाहिए कम। कितना कम, कम का मतलब कितना कम बच्चों, 1 डिग्री 2 डिग्री। ये फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं आपको कब तक, जब तक आप टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास हो तो चल जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, मतलब आपका टेम्परेचर डिफरेंस किसके कंपैरिजन में, सराउंडिंग के, बॉडी और सराउंडिंग के बीच में अगर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस हो तब ये फॉर्मूला आपको ऑलमोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट दे देता है। क्लियर? तो चलिए बच्चों लेते हैं एलटीक्यू और समझते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को। हमें क्वेश्चन में गिवन है एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस था और 5 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर हो गया 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अब 45 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस वो कितने टाइम में जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ बच्चों, टाइम 5 मिनट आएगा, 5 मिनट से ज्यादा आएगा या 5 मिनट से कम आएगा, उसके बाद अपन करेंगे कैलकुलेशन स्टार्ट। तो इसका आंसर होना चाहिए टाइम 5 मिनट से ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा बच्चों, मुझे पता है जो रेट ऑफ कूलिंग होती है क्या वो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करती है, किसके, सराउंडिंग के और बॉडी के। तो यहां पे आपको दिखा है अगर मैं सराउंडिंग टेम्परेचर 25 डिग्री मान लू, राइट 25 मान लिया मैंने, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार 55 और 25 में ज्यादा डिफरेंस है इन कंपैरिजन टू 45 एंड 25। तो कूलिंग फर्स्ट केस में ज्यादा फास्ट होगी मतलब टाइम लगेगा कम, तो इसका मतलब मेरा आंसर 5 मिनट से तो ज्यादा ही आएगा, राइट। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पे 5 मिनट से कम या 5 मिनट के बराबर या 5 मिनट से ऊपर दे रखा है तो वो वाला ऑप्शन चूज कर लेना फटाफट जो 5 मिनट से ऊपर हो और कैलकुलेशन स्टॉप कर देना खेल के साथ। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो हम शुरू करते हैं दोनों फॉर्मूले लगाना 1 बाय 1। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, हमने बताया था कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम फॉर्मूला 1 लगाते हैं, dt by dt रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमें
टेम्परेचर इनिशियल क्या है, इनिशियल टेम्परेचर 55 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 5 मिनट्स। सेकेंड केस में क्या है 45 से 35, सो 45 माइनस 35 डिवाइडेड बाय टाइम। मैं रेशियो ले रहा हूं, क्यों बच्चों, प्रोपोर्शनल साइन ना तो बढ़ जाएगा कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, ये क्या है इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, दिस प्लस दिस बाय 2, सो यू विल गेट 50 माइनस 25 टेम्परेचर सराउंडिंग का, राइट। इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, इन दोनों का एवरेज आएगा 40 माइनस TO, दैट इज सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 डिवाइडेड बाय 15, ये हो जाएगा 10 बाय 5 2 डिवाइडेड बाय 10 बाय T। ठीक है, तो ये ऊपर चले गया तो जाएगा 2 बाय 5 मतलब T बाय 5। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डायरेक्ट T बाय 5, राइट। नाउ दिस इज 5, दिस इज 3। ठीक, तो इट विल बी 8.3 के आसपास, 8.3 मिनट्स। आपको देखा बच्चों टाइम 5 मिनट से ज्यादा लग रहा है, 8.3 मिनट्स हो रहा है। ठीक, चलिए अब हम सेम चीज हम कैलकुलेट करते हैं दूसरे फॉर्मूले से, जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला आया था। ठीक, तो हम लगाते हैं यहां पर log of T initial minus surrounding temperature divided by final temperature minus surrounding temperature is proportional to time. So you get log of method 2 है ना liter. So it will be log of Ti initial temperature क्या बच्चों, initial है 55 minus 25 divided by 45 minus 25 is proportional to टाइम निकल लगा 5 मिनट्स। अब मैं रेशियो ले रहा हूं तो ये प्रोपोर्शनल की साइन खड़ी है। सेकंड वाले केस में टाइम पता नहीं, टाइम मान लेता हूं T, राइट। log of 45 minus 25 divided by 35 minus 25, राइट। ओके, नाउ ये कितना हो गया, ये जाएगा 30 log 30 by 20, राइट। सो इसको 3/2 भी लिख सकता हूं मैं, log 3/2 डिवाइडेड बाय ये कितना बचा, ये हो जाए 20 log of 20 by 10, इसको मैं 2/1 भी लिख सकता हूं, log 2/1 इज इक्वल्स टू 5/T, राइट। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए बच्चों, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे log 3/2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो log 3 minus log 2, log 3 minus log 2 divided by log 2 minus log 1, log 1 कितना था 0, is equals to 5/T। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम विल बी 5 into log 2 divided by log 3 minus log 2, राइट। log 2 की वैल्यू ये बेसिकली नेचुरल लॉग है तो 0.693 डिवाइडेड बाय ये अप्रोक्सीमेटली 1.1 डिवाइडेड बाय 0.693। अब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको दिख रहा है कि यार ये वाली वैल्यू है, ये छोटी है, माइनस करेंगे तो छोटा हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, लगभग 8 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। दोनों एक्सप्रेशन आपके लिए सामने हैं आपके बोर्ड में, राइट। आप कर सकते हैं, जितने मर्जी चाहे उतने न्यूमेरिकल कीजिए, कॉन्सेप्ट यही लगाना है। और सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला जो हमने यहां लिखा है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब ये वीन भाई ने एक नई चीज निकाल कर दी अपने को। उन्होंने देखा कि अगर मैं एक बॉडी रखता हूं, मान लीजिए मैंने एक बॉडी रखी जिसका टेम्परेचर T मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि हर बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होता है वो क्या करती है, एनर्जी रेडिएट करती है। तो ये भी एनर्जी रेडिएट कर रही होगी, है ना। अभी जब ये एनर्जी रेडिएट करेगी तो बच्चों हर तरह की वेवलेंथ बाहर आएगी, है ना।
कुछ बड़ी होगी कुछ छोटी होगी, राइट। मतलब ज्यादा एनर्जी वाली रे भी बाहर आएगी और कम एनर्जी वाली रे भी बाहर आएगी, सब बाहर आएगी। अच्छा, तो उन्होंने ग्राफ ड्रॉ करा कि यार एक काम करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। किसके बीच में? ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में। अब आपको ये क्या है, ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है जिसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर आपको पता है इंटेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ, दिस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, है ना। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सारी वेव्स की स्टडी की, जितनी भी एनर्जी पैकेट्स निकल रहे थे उसकी स्टडी की, जितनी भी वेव्स निकली उनको उन्होंने प्लॉट कर लिया कि चलो हम देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग वेव्स कितनी कितनी निकलती है, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, बेसिकली ये इंटेंसिटी है ना। इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी नहीं होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एनर्जी वाली वेव कितनी ज्यादा नंबर में आ रही है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 जूल एनर्जी आई, ऐसे 2 वेव आई, फिर 3 जूल वाली 3 आई, 10 जूल वाली 5 आई, है ना। तो बेसिकली इंटेंसिटी जितना ज्यादा नंबर होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, ठीक। चलो अभी मैंने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो मुझे ग्राफ कुछ ऐसा मिला, ये इस तरह का ग्राफ मिला, ठीक है। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा कि इसमें हर लैम्डा है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, ऐसी इतनी सारी वेवलेंथ्स। बेसिकली क्या है, कंटीन्यूअस ग्राफ है, आपको हर तरह की वेवलेंथ मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है जहां पे आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स मिल रही है उस पर्टिकुलर एनर्जी की, ठीक। इसको मैं बोलता हूं लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। मैक्सिमम वेवलेंथ तो आगे आएगी, इससे बढ़ जाएगी। ये वो पॉइंट है जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। मतलब मान लीजिए एक रे ऐसे निकली, फिर दूसरी ऐसे निकली, तीसरी ऐसे निकली, इसके सिमिलर वाली 2 रे निकली, इसकी सिमिलरिटी वाली 10 रे निकली, इसकी सिमिलरिटी वाली 3 रे निकली, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन, इसकी 10 रे निकली जो इसके सिमिलर है, जिसकी एनर्जी इसके सिमिलर है। तो उसका अगर मैं पॉइंट नोट करता हूं तो वो पॉइंट ये आता है कि मतलब जब भी बॉडी में से एनर्जी रेडिएट होगी, सबसे ज्यादा अमाउंट में निकलने वाली जो वेवलेंथ होगी वो ये होगी। सारी वेवलेंथ निकल रही है, ये यहां से यहां तक सारी वेवलेंथ निकल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में जो वेवलेंथ निकलेगी वो ये निकलेगी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी टेम्परेचर पे टी पे, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स का मतलब मैक्सिमम लैम्डा नहीं होता, मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं होता, ये बच्चे ध्यान रखना। ये वो होता है लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। चलिए फिर मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया। जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मान लीजिए टेम्परेचर T1 था, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मुझे ग्राफ कुछ ऐसा मिला, राइट। तो आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा ग्राफ में ऐसे ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, राइट। फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मुझे ग्राफ ऐसा मिला। इसका मतलब जो पीक है बच्चों, पीक क्या हो रहा है, पीक हो रहा है डिस्प्लेस, है ना। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा ये जो पीक है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूं, ये जो पीक है ये शिफ्ट होते जा रहा है पीछे की तरफ, इधर आपको दिख रहा होगा ये लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू T3 है, ये T2 बोल दीजिए, ये T1 बोल दीजिए, ये लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू 1 है, ये 3 है, ये लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर 2 है, राइट। और यही मेरा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, that there is a inverse relation between the wavelength of the peak of the emission of a black body and its temperature. lambda m और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है, राइट। जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा मेरी लैम्डा एम की वैल्यू कम हो जाएगी, जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी, राइट।
लैम्डा एम मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, फिर से ध्यान ध्यान में रखना। तो लैम्डा एम इंटू टी एक कांस्टेंट होता है, राइट। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो क्या बचा है, कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, वो हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2.88 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। इसकी यूनिट मीटर, इसकी यूनिट केल्विन, ठीक। 2.88 इंटू 10⁻³, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट लॉ। आपको रेशियो पूछा जाता है, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चों T3, इसकी T3 है ना, सॉरी। सो द T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। वो कई बार आपसे पूछते हैं कि इनमें बताओ मैक्सिमम टेम्परेचर किसका, मिनिमम टेम्परेचर किसका। तो आपको वेवलेंथ का पीक देख के निकालना है। क्या देख के निकालना बच्चों, वेवलेंथ, ये जो ग्राफ है, ग्राफ का पीक कहां पे आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा ड्रॉ करो, और उसके प्रोपोर्शनल में आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आपको टेम्परेचर बताना है, ठीक। तो आइए बच्चों अब देखते हैं लास्ट टॉपिक, सोलर कांस्टेंट। अभी सोलर कांस्टेंट क्या है? इट इज फ्लक्स डेंसिटी मेजरिंग मींस सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर यूनिट एरिया, ठीक है। बेसिकली हम इसकी क्यों यूज करते हैं, अगर हमें पावर निकालना है कि कितनी पावर सन से अर्थ पे आ रही है, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए कि ये सन है हमारा, और यहां पर कुछ दूरी पर हमारे पास अर्थ है, ठीक है, धरती माता। दिस इज हैविंग रेडियस आर एस, रेडियस आर ई, और आपको पता है ये डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, राइट। अच्छा, अगर मुझे पावर ऑन अर्थ निकालना हो, पावर ऑन अर्थ निकालना हो, तो बेसिकली सिंपल फॉर्मूला होता है, इट इज सोलर कांस्टेंट इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। अब प्रोजेक्टेड एरिया क्यों लेते हैं बच्चों, उसका एक रीजन है। क्यों? क्योंकि जब सन से रेज निकलती है ऐसे, तो पूरी अर्थ के ऊपर रेज नहीं जाएगी, राइट। इसीलिए हम सिर्फ वो एरिया लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया, जिसके ऊपर रेज पड़ रही है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या लेंगे हम, पाई आर स्क्वायर, सर्कल मानेंगे इसको, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर ई इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये होगा सोलर कांस्टेंट, दिस विल गिव यू द पावर ऑन द अर्थ। अब सोलर कांस्टेंट देखते बच्चों, सोलर कांस्टेंट निकालेंगे कैसे, ध्यान से सुनना, आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं। मान लीजिए मेरे पास एक सोर्स है, उस सोर्स से मैं 2 पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट लेता हूं इधर और दूसरा पॉइंट लेता हूं इधर, ठीक। अब एक चीज बताओ बच्चों, पॉइंट ए से एनर्जी ज्यादा निकलेगी या पॉइंट बी से, मतलब पॉइंट 2 से, किस पॉइंट से एनर्जी ज्यादा पास होगी? तो जो आंसर होता है बच्चों वो होता है सेम, जितनी एनर्जी पास होगी 1 से उतनी ही एनर्जी पास होगी 2 से। कैसे? अब ध्यान से देखो, अगर मैं 2 सर्कल बनाता और यहां पर रखता एक बल्ब, ठीक, अभी बल्ब में से कुछ एनर्जी पास हुई, अभी अगर एनर्जी यहां से पास हुई ऐसे है, जितनी एनर्जी फर्स्ट सर्कल में से पास हुई, क्या उतनी एनर्जी सेकंड सर्कल से ही पास हो? इसका मतलब एनर्जी दोनों सर्कल से, दोनों बेसिकली वो स्फीयर है ना, सर्कल नहीं, वो क्या है, स्फीयर, दोनों स्फीयर से, जो इमेजिनरी स्फीयर है उनसे, दोनों से एनर्जी क्या होगी, बराबर। अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर, मतलब पावर थ्रू 1 इज इक्वल टू पावर 3/2, दोनों से पावर क्या होगी, बराबर फ्लो होगी। लेकिन वेरिएशन कहां था, वेरिएशन आता है इंटेंसिटी में, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब बेसिकली जैसे बल्ब है, अभी बल्ब के आप बिल्कुल पास में कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे, ये बल्ब से थोड़ा दूर रखोगे तो ज्यादा लाइट कहां पड़ेगी, पास में। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर, जितना सोर्स के क्लोज पॉइंट होता है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब पावर बाय एरिया। अब कौन सा एरिया, अब ध्यान से देखो, तो बेसिकली इंटेंसिटी at point 1 will be more than intensity at point 2 because intensity is nothing, it is power per unit area। अब देखो ये एरिया बेसिकली, ये स्फीयर, तो स्फीयर का पूरा एरिया लेंगे तो पावर पर यूनिट 4 पाई आर स्क्वायर। इसी इंटेंसिटी को
हमने नाम दिया है किसका? सोलर कांस्टेंट का इन केस ऑफ सन अर्थ पेयर। ठीक है, इसी इंटेंसिटी को हमने क्या नाम दिया बच्चों? सोलर कांस्टेंट। अब देखो, जो सोलर कांस्टेंट था बेसिकली सन से लेके अर्थ पे रेडिएशन जा रहा है ना, यहां से लेके पॉइंट 1 तक रेडिएशन जा रहा है। तो जो सोलर कांस्टेंट डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है पावर डिवाइडेड बाय एरिया। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। ये अगर मैं एक स्फीयर बना दूं यहाँ पे बड़ा सा, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई d स्क्वायर। अब d क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट? तो ये तो कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है। अब पावर कैसे निकालते? मान लीजिए अगर मैंने इसका टेम्परेचर माना Ts, टेम्परेचर ऑफ द सन, तो जो एनर्जी रेडिएटेड होती है वो स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग कितनी होती है? सिग्मा E A T टू द पावर 4। A किसका एरिया? इसका एक्सपोज्ड एरिया है ना, तो एरिया ऑफ द सन, एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द सन। और T किसका टेम्परेचर? इसी का टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ऑफ द सन डिवाइडेड बाय 4 पाई d स्क्वायर। तो ये जाएगा सिग्मा E क्या ब्लैक बॉडी मान लो, 1 मान लो E को, है ना, तो जाएगा 1। इसका एरिया कितना होता है? 4 पाई इनटू रेडियस ऑफ द सन द होल स्क्वायर इनटू t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय r, बेसिकली ये d है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, t टू द पावर 2 इनटू 4 पाई। ये कैंसिल, मेरे पास आ गया सिग्मा इनटू rs स्क्वायर t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज सोलर कांस्टेंट, राइट? आई होप आपको सभी चीजें बिल्कुल क्लियर हो। नहीं क्लियर हो तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बताइए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चैनल पे, आईडी पे आप बिल्कुल मैसेज करके पूछिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिजिक्स के फंडे।